वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं हूं गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आपको टेस्ट देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैल्यू एवं कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी। यानी कि आपको बताना है वैल्यू एवं कैपिटल नामक पुस्तक जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है जेआर हिक्स, मार्शल रॉबिन्स या जेके मेहता। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जेआर हिक्स। वैल्यू एवं कैपिटल नामक पुस्तक जो लिखा गया है वह लिखा गया है जेआर हिक्स द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जेआर हिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। रिकार्डो, रॉबिन्स, मार्शल या केन्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रॉबिन्स। किसने कहा अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, तो ये कहा रॉबिन्स ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पाई जाने वाले अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, भारत में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल है। उत्खनन, उद्योग, बैंकिंग या वाहन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा उत्खनन। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल है, तो यह है उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। यानी कि भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी गिनती किस मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या गृह मंत्रालय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गाइस, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन भी करते जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1947, 50, 51 या 60। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मारा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा 1951। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निश्चित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया। जेम्स मिल, एडम स्मिथ, जॉन मेनाइन किंग्स या जेएस मिल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जॉन मेनाइन किंग्स। ठीक है, निश्चित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है जॉन मेनाइन किंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निश्चित अर्थव्यवस्था का आरंभ कब हुआ। 1800, 1900, 1950 या 1948। हेलो, आवाज आ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1948। निश्चित अर्थव्यवस्था का आरंभ भारत में कब हुआ, तो ये हुआ 1948 में। निश्चित अर्थव्यवस्था का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1883 ईस्वी में जॉन मेडाइन किंग के द्वारा। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है। यानी आपको बताना है कि निम्न में से आर्थिक विकास की जो बेहतर माप है वह कौन सी है। ऑप्शन है परियोजना आय, सकल घरेलू उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय या निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन। तो यह है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, निम्न में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है, तो यह है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन, हेलो, आवाज आ रहा है क्लियर। बताओ, कमेंट कर बताओ। नेहा कुमारी, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है सर जी। तो कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा। वजह से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। यानी आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है। ऑप्शन है देश के क्षेत्रफल से, देश के कुल जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देश के कुल जनसंख्या से
प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, ये दिया जाता है देश के कुल जनसंख्या से। क्वेश्चन में 11 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक लास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी आपको बताना है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, 1950, 49, 48 या 60। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1949 को। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय आय की गणना होती है, यानी आपको बताना है राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वह किस तरह होती है? प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे, स्थिर कीमतों पे, या मूल्य अनुपातों पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पे। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022 से 23 तक, 2024 से 25 तक, 2027 से 28 तक, या 2029 से 30 तक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 2024 से 25 तक। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 से 25 तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाशिंगटन सहमति शब्दावली कौन से अर्थशास्त्री द्वारा प्रयुक्त की गई? एडम स्मिथ, जेम्स मिल, जॉन विलियमसन, या अभिजीत बनर्जी द्वारा। तो ये प्रयुक्त की गई है जॉन विलियमसन द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन उसी हो जाएगा जॉन विलियमसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाशिंगटन सहमति का संबंध किससे है? यानी कि वाशिंगटन सहमति जो है उसका संबंध किससे है ये बताना है। राष्ट्रीय आय से, बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव से, या इनमें से कोई नहीं। हेलो, आवाज आ रहा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक सुधारों से। ठीक है, वाशिंगटन सहमति का संबंध किससे है? तो यह है आर्थिक सुधारों से। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए माना है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र में वाशिंगटन सहमति द्वारा कौन सी नीति को पलटा गया? यानी आपको बताना है अर्थशास्त्र में वाशिंगटन सहमति जो प्रस्तुत किया गया उसमें कौन सी नीति को पलटा गया है? पूंजीवादी, राज्य हस्तक्षेप, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अगर आपने ऑप्शन बी माना है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य हस्तक्षेप को पलटा गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वाशिंगटन सहमति द्वारा कौन सी नीति को पलटा गया है? यह है राज्य हस्तक्षेप को। ठीक है, क्वेश्चन 18 है, अंत में वाशिंगटन सहमति कौन सी विकास रणनीति द्वारा प्रतिस्थापित की गई? बाजार केंद्रीय, गैर बाजारी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या समाजवादी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अंत में वाशिंगटन सहमति कौन सी विकास रणनीति द्वारा प्रतिस्थापित की गई? तो ये की गई मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? यानी आपको बताना है भारत में जो आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई वह कब से की गई? ऑप्शन है 23 जुलाई 1991 से, ऑप्शन बी है 23 जून 1991, 25 सितंबर 1991, या 15 जनवरी 1991। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 23 जुलाई 1991। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 23 जुलाई 1991। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1991 की औद्योगिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया था। यानी आपको बताना 1991 की जो औद्योगिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया था वह किसके लिए किया गया था? उदारीकरण के लिए, निजीकरण के लिए, वैश्वीकरण के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। धीरज भारती, बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। तो गाइस अगर आपने ऑप्शन नंबर डी माना है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, 1991 में औद्योगिक प्रक्रियाओं का उल्लेख जो किया गया था वह किया गया था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो है इसमें, रुक जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं
कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या नरसिम्हा राव? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नरसिम्हा राव। ठीक है। भारत की नई आर्थिक नीति के समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे नरसिम्हा राव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में हुए आर्थिक सुधारों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यानी आपको बताना है भारत में जो आर्थिक सुधार हुआ है उसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? एलपीजी, एलएनजी, सीपीसी या पीपीपी? इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एलपीजी। ठीक है। भारत में हुए आर्थिक सुधारों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यह है एलपीजी के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वैश्वीकरण को आधिकारिक रूप में कब और किसके द्वारा परिभाषित किया गया? ऑप्शन है 1995 में ओईसीडी द्वारा, ऑप्शन बी है 1991 में डब्ल्यूटीओ द्वारा, ऑप्शन सी है 1945 में यूएन द्वारा या ऑप्शन नंबर डी 1950 में डब्ल्यूबी द्वारा। फटाफट कमेंट करो सभी। वैश्वीकरण को आधिकारिक रूप में कब और किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1995 में ओईसीडी द्वारा। ठीक है। वैश्वीकरण को आधिकारिक रूप में कब और किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो ये किया गया 1995 में ओईसीडी द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, देश की कार्यकारी जनसंख्या में कौन से आयु वर्ग शामिल होता है? यानी आपको बताना है देश के जो कार्यकारी जनसंख्या है उसमें कौन सी आयु वर्ग शामिल होता है? 14 से 30 वर्ष, 15 से 50 वर्ष, 15 से 64 वर्ष या 20 से 70 वर्ष? 14 से 30 वर्ष के, 15 से 50 वर्ष, 15 से 64 वर्ष या 20 से 70 वर्ष? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15 से 64 वर्ष। ठीक है। देश के कार्यकारी जनसंख्या में कौन से आयु वर्ग शामिल होता है? तो ये है 15 से 64 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्यकारी जनसंख्या और श्रम बल में मुख्य अंतर किसके कारण होता है? कार्य करने की योग्यता, कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की क्षमता या रोजगार प्राप्ति? जिसको भी आंसर आता है फटाफट कमेंट करो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्य करने की इच्छा। कार्यकारी जनसंख्या और श्रम बल में मुख्य अंतर किसके कारण होता है? तो ये होता है कार्य करने की इच्छा का। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रम बल और कार्य बल के बीच मुख्य अंतर किस कारण होता है? ऑप्शन है 15 से 64 वर्ष आयु, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की योग्यता या रोजगार प्राप्ति? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोजगार प्राप्ति। ठीक है। श्रम बल और कार्य बल के बीच मुख्य अंतर किस कारण होता है? तो ये होता है रोजगार प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 27 है, जहाँ एक विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मुनाफा को अधिकतम करने के लिए मूल और सीमांत लागत में समानता लाता है तो एकाधिकारी को मुनाफा अधिकतम करने के लिए समानता लाना चाहिए औसत लागत और सीमांत लागत में, औसत लागत और सीमांत आय में, सीमांत आय और सीमांत लागत में, कुल लागत और कुल आय में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सीमांत आय और सीमांत लागत में। ठीक है। जहाँ एक विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मुनाफा को अधिकतम करने के लिए मूल और सीमांत लागत में समानता लाता है तो एकाधिकारी को मुनाफा अधिकतम करने के लिए समानता लाना चाहिए सीमांत आय और सीमांत लागत में। क्वेश्चन नंबर 28 है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त होता है किससे होता है? भूमि की उर्वरक शक्ति के कारण, भूमि की कमी के कारण, भूमि की उर्वरक शक्ति में अंतर के कारण या भूमि की पूर्ति की निश्चितता के कारण? यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भूमि की उर्वरक शक्ति में अंतर के कारण। ठीक है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त होता है तो ये होता है भूमि की उर्वरक शक्ति में अंतर के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 है, वस्तु की कुल उपयोगिता में अतिरिक्त वृद्धि है औसत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता या इनमें से कोई नहीं? गाइस अगर आपको भी आता है तो कमेंट करते जाना।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। ठीक है, वस्तु की कुल उपयोगिता में अतिरिक्त वृद्धि है तो यह है सीमांत उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 30 है, मूल परिवर्तन के बाद भी यदि कुल उपयोगिता स्थिर रहती है तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य के बराबर या इकाई के बराबर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इकाई के बराबर। ठीक है, मूल परिवर्तन के बाद भी यदि कुल आय स्थिर रहती है तो मांग की लोच क्या होगी? तो ये होगी इकाई के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी मांग वक्र की झुकती हुई ढाल की व्याख्या करता है? सम सीमांत उपयोगिता, प्रतिस्थापना एवं आय प्रभाव, सीमांत उपयोगिता का हार्स नियम या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिस्थापना एवं आय प्रभाव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मांग वक्र की झुकती हुई ढाल की व्याख्या करती है? तो ये करती है प्रतिस्थापना एवं आय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रमिक को किया गया भुगतान माना जाता है, यानी कि श्रमिक को जो भुगतान किया जाता है वह क्या माना जाता है? अस्थायी लागत, अप्रत्यक्ष लागत, परिवर्तनशील लागत या अंतर्निहित लागत? निहित लागत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा परिवर्तनशील लागत। ठीक है, श्रमिक को किया गया भुगतान ये माना जाता है, ये माना जाता है परिवर्तनशील लागत। क्वेश्चन नंबर 33 है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक हैं? गाइस ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना। ऑप्शन है फिगू, आदि स्मिथ, मार्शल या माल्थस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिगू। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है पिगू। क्वेश्चन नंबर 34 है, विक्रय लागत आवश्यक है, यानी आपको बताना विक्रय लागत कब आवश्यक है? शुद्ध एकाधिकारिक में, पूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, विक्रय लागत कब आवश्यक है? तो यह है पूर्ण प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 35 है, एफ नाइट के अनुसार लाभ है, यानी आपको बताना है एफ नाइट के अनुसार जो लाभ है वह क्या है? उत्पादन लागत का एक अंग, और निश्चितता वहन का परिश्रमिक, टी आर माइनस टी सी के बराबर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिश्चितता वहन का परिश्रमिक। ठीक है, एफ नाइट के अनुसार लाभ है अनिश्चितता वहन का परिश्रमिक। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, यदि कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो ये होगी बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक पीसी बनाने की कीबोर्ड एवं मॉनिटर की आवश्यकता पड़ती है, यदि एक्स एक्सिस एवं वाई एक्सिस पर क्रमशः कीबोर्ड एवं मॉनिटर को मापा जाता है तो समुत्पाद वक्र के आकार होगा? मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर, मूल बिंदु के प्रति अवंतोदर, एल के आकार का या सीधी रेखा की ऊपर बढ़ती ढाल? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक पीसी बनाने की कीबोर्ड एवं मॉनिटर की आवश्यकता पड़ती है, यदि एक्स एक्सिस एवं वाई एक्सिस पे क्रमशः कीबोर्ड एवं मॉनिटर को मापा जाता है तो समुत्पाद वक्र के आकार होगा एल के आकार का। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी खास उपभोक्ता के लिए उदासीन वक्र की स्थिति एवं आकार निर्धारित होती है केवल खरीदी गई वस्तुओं के मूल्यों पर? ऑप्शन बी है रुचियों, उपलब्ध आय की मात्रा एवं खरीदी गई वस्तुओं की मूल्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है केवल उसकी रुचियों द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल खरीदी गई वस्तुओं के मूल्यों पर। ठीक है, किसी खास उपभोक्ता के लिए उदासीन वक्र की स्थिति एवं आकार निर्धारित होती है केवल खरीदी गई वस्तुओं के मूल्यों पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, लाभ का मजदूरी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया टॉन्गसिन द्वारा, जे बी क्लार्क द्वारा, जे ए सुपीटर द्वारा या हॉले द्वारा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा टॉन्गसिन द्वारा। ठीक है, लाभ का मजदूरी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया टॉन्गसिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 से, एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब वह न्यूनतम आय व्यय करता है तब, जब वह अधिकतम आय व्यय करता है तब,
जब वह अधिकतम संभव संतोष प्राप्त करता है तब, या जब अधिक वस्तुओं के मूल्य घट रहे हो तब। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जब वह अधिकतम संभव संतोष प्राप्त करता है तब। एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है? ये होता है जब वह अधिकतम संभव संतोष प्राप्त करता है तब। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट कर बताओ कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आता था। साथ ही इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिख देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।